नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। मध्य प्रदेश में इंदौर से 23 किलोमीटर दूर एक सैन्य छावनी है, नाम है महू। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा भीम। वही भीम जिसे इतिहास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानता है और भविष्य भारत के दिशा निर्देशक के रूप में। वही डॉक्टर अंबेडकर जो नहीं होते तो शायद भारत को इतना शानदार, खूबसूरत, गरिमामयी और मानवीय मूल्यों से भरा संविधान नहीं मिलता। एक सामान्य से दलित परिवार में पैदा हुए अंबेडकर ने जाति के नाम पर भेदभाव और अछूतों के प्रति लोगों की दुर्भावना और घृणाग्रस्त आचरण को बेहद करीब से देखा और झेला था। लेकिन अंबेडकर को पता था कि शिक्षा ही वो ब्रह्मास्त्र है जो इस देश के करोड़ों उपेक्षितों, वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिला सकता है। संयोग देखें कि उसी विद्वान अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया। इसकी भी एक कहानी है। यह तय हो गया कि देश आजाद हो रहा है। संविधान सभा की बैठकें होने लगी। अब सवाल उठा कि संविधान की ड्राफ्टिंग कौन करेगा। नेहरू, पटेल जैसे नेताओं से महात्मा गांधी ने भी यही सवाल पूछा था। नेहरू को लगता था कि किसी विदेशी संवैधानिक विद्वान को बुलाया जाना चाहिए। तब गांधी ने सुझाव दिया कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये काम डॉक्टर अंबेडकर से करवाओ, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। फिर आगे जो हुआ वो भारत का एक स्वर्णिम इतिहास है। जरा सोचिए, अगर गांधी ने अंबेडकर का नाम नहीं लिया होता तो शायद भारत को इतना महान संविधान नहीं मिलता। इसके साथ ही दुनिया भी एक महान इंसान को काफी विस्तार से जानने से वंचित रह जाती। राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम क्या होता है, ये गांधी और अंबेडकर के संबंधों से आप समझ सकते हैं। अंबेडकर गांधी से कतई सहमत नहीं होते थे। गांधी से उनकी वैचारिक असहमतियां थीं, जबकि दोनों का लक्ष्य एक ही था। दोनों चाहते थे कि अछूत होने का पाप इस देश के माथे से मिटे। दोनों चाहते थे कि शिक्षा का सूरज दलितों की झोपड़ियों तक भी पहुंचे। दोनों चाहते थे कि जाति और धर्म के नाम पर ऊंच नीच ना हो। दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन रास्ते अलग थे। मंजिल एक तो रास्ते अलग क्यों, इसे समझने के लिए आपको 1932 में ले चलते हैं। वो साल हिंदुस्तान और खासकर हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी तब तक निर्विवाद रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। गांधी एक तरफ आजादी की लड़ाई के महानायक थे, तो दूसरी ओर उन नामहीन और करीब करीब अस्तित्वहीन लोगों के साथ खड़े थे जिन्हें अछूत कहा जाता था। इसलिए इस कड़ी में गांधी की उत्सुकता कई ऐसे लोगों से मिलने में रहती थी जो अछूतों के बीच से आते हों और उनके लिए बड़ी शिद्दत से काम करते हों। अंबेडकर उनमें से ही थे। दरअसल 1927 में अंबेडकर ने करीब 10,000 लोगों के साथ महाराष्ट्र के महाड में सत्याग्रह किया। वो सत्याग्रह एक सार्वजनिक तालाब से अछूतों के पानी लेने और पीने के सवाल पर था। राजमोहन गांधी अपनी किताब मोहनदास में लिखते हैं कि उस रैली में मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। उस रैली में पहले 36 साल के अंबेडकर का भाषण हुआ, फिर सारे लोग तालाब पर गए और पानी पिया। इससे शहर के ब्राह्मण इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने तालाब का शुद्धिकरण किया। ये घटना बताती है कि 1920 का दशक बीतते बीतते अछूतों के एक बड़े नेता के रूप में अंबेडकर स्थापित होने लगे थे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी में लिखते हैं कि 2 जनवरी 1932 की शाम मुंबई में गांधी से मिलने के लिए आध्यात्मिक गुरु मेहर बाबा पहुंचे। मेहर बाबा का प्रभाव हर धर्म के लोगों पर था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी या ईसाई ही क्यों ना हो। गांधी मेहर बाबा के जरिए अंबेडकर तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने मेहर बाबा से कहा कि आप वंचित वर्ग के लोगों के बीच में काम करते हैं और इसलिए आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बहुत सुलझे हुए और तार्किक व्यक्ति हैं। यदि आप जैसा व्यक्ति उन्हें समझाए कि वंचित वर्ग और अछूतों के सवाल को वो राष्ट्रीय एकता के बड़े संदर्भ में देखेंगे तो ये बात उनकी समझ में जरूर आएगी और तब वो दलितों के लिए दोहरे निर्वाचन की जिद पर नहीं अड़ेंगे और ना ही मामूली राजनीतिक फायदे को राष्ट्रीय एकता पर तरजीह देंगे। मेहर बाबा ने गांधी को भरोसा तो दिया था कि वो जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि वो प्रयास कर पाए या नहीं। गांधी शुरू से ही अछूत समस्या के प्रति गंभीर थे। दिसंबर 1929 में उन्होंने कहा था कि हमारे बीच से ही बुनकर, मोची जैसे वर्गों के लोगों ने उच्चतम ज्ञान हासिल किया है।
क्या हम में से किसी को इस बात पर आश्चर्य होना चाहिए अगर उनमें से कोई अपनी सेवा के बल पर राष्ट्रपति बन जाए? लेकिन तब लोगों को आश्चर्य हुआ, बल्कि कहिए कि एक अछूत के राष्ट्रपति बनने की बात सोचने पर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ। ये स्वाभाविक था, क्योंकि गांधी जो सोच रहे थे उसे साकार होने में 68 साल लग गए, जब 1997 में के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति बने। 1929 तक अंबेडकर में दलितों और अछूतों के सवालों को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये बेचैनी गोलमेज सम्मेलन में साफ साफ दिखी, जब अंबेडकर अपनी इस मांग पर अड़ गए कि वंचित वर्ग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने चाहिए। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों का नेतृत्व दलित ही करें, और इसलिए वो कांग्रेस और गांधी को सिर्फ सवर्ण हिंदुओं का ही प्रतिनिधि मानते थे। यहाँ तक कि अंबेडकर दलितों और अछूतों को हिंदू मानते भी नहीं थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कुरूपताओं से अंबेडकर इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि वो भले ही एक हिंदू के रूप में जन्मे हैं, लेकिन एक हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। और देखिए कि 1956 में अपनी मृत्यु से 53 दिन पहले उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। हिंदू धर्म को त्यागना अंबेडकर के लिए उतना कठिन नहीं था जितना हिंदू धर्म में होते हुए भी अछूतों की अलग पहचान को कायम करना और उसके लिए लड़ना था। 1932 के आरंभ में जिस अंबेडकर से मिलने के लिए गांधी मेहर बाबा से निवेदन कर रहे थे, वही अंबेडकर सितंबर आते आते गांधी के साथ एक समझौते की खाट पर बैठे थे। दरअसल मार्च 1932 में गांधी को समाचार पत्रों के जरिए ये पता चला कि ब्रिटिश सरकार वंचित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने जा रही है, तो उन्होंने तत्कालीन भारत सचिव सैमुअल होर को खत लिखा। वो चिट्ठी बेहद बेचैनी लेकिन दृढ़ता से भरी हुई थी। गांधी ने ब्रितानी हुकूमत को यह बताने की कोशिश की कि अगर हिंदुओं से अछूतों को अलग करने की कोशिश की तो वो अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। उसी चिट्ठी में गांधी ने आमरण अनशन की चेतावनी दी। फिर भी अंग्रेजों ने गांधी की बात नहीं मानी। गांधी उस समय पुणे की येरवडा जेल में बंद थे। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने घोषणा की कि सिखों और मुसलमानों की तरह ही वंचित वर्ग को भी अल्पसंख्यक समुदाय मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल में रखा जाएगा। गांधी ने मैकडोनल्ड को चिट्ठी लिखकर ये बता दिया कि 20 सितंबर से वो आमरण अनशन करेंगे। गांधी को जवाबी खत में मैकडोनल्ड ने लिखा कि आखिर वंचित वर्ग के उत्थान से आपको दिक्कत क्या हो सकती है, और फिर एक सामान्य हिंदू असेंबली क्षेत्रों में भी दलितों की वोट तो रहेंगे ही, यानी वो हिंदू तो बने ही रहेंगे। लेकिन यहीं पर अंग्रेजों की दोहरी नीति खुलकर सामने आ गई। एक तरफ दलित और वंचित वर्ग अल्पसंख्यक भी होगा और दूसरी ओर हिंदू भी होगा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होती? अंग्रेजों के इस खेल को गांधी अच्छे से समझ रहे थे। यहाँ तक कि दक्षिण भारत से आने वाले दलित नेता एमसी राजा भी पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध थे। लेकिन अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के सबसे बड़े हिमायती थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में ही पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठा दी थी, और अंग्रेजों ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए अंबेडकर की मांग को हथियार बना लिया। अंबेडकर अपनी इस मान्यता पर अडिग थे कि किसी सवर्ण या उच्च जाति के हिंदू के समाज सुधार से अछूतों और वंचितों की जिंदगी में कोई सुधार या बदलाव नहीं आएगा। जिस तरह मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना गांधी को हिंदुओं का नेता मानते थे, उसी तरह अंबेडकर गांधी को हिंदुओं का नहीं बल्कि उच्च जाति या सवर्ण हिंदुओं का नेता मानते थे। अंबेडकर चाहते थे कि अछूतों का अपना नेता हो, उनके अपने बीच से निकला हुआ, और इस नेतृत्व को हासिल करने के लिए वो वंचित तबकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पर अड़े हुए थे। वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं चाहते थे कि गांधी आमरण अनशन करें। तब मदन मोहन मालवीय ने सुलह समझौते की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर ने साफ कर दिया कि वो गांधी के सिवा किसी से भी बात नहीं करेंगे, बल्कि गांधी से भी बात करने से पहले वो गांधी के प्रस्ताव को जानना चाहते थे कि महात्मा किस तरह से दलितों और अछूतों के लिए उनका हक दिलवाना चाहते हैं। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक अंबेडकर का यहाँ तक दावा था कि गांधी ने वंचित वर्ग को कांग्रेस का टिकट दिलवाने का मौखिक वादा किया था। आखिरकार 23 सितंबर 1932 की रात को येरवडा जेल में खुले आसमान के नीचे जिस आम के पेड़ तले महात्मा गांधी की कैदी खाट लगी थी, वहां अंबेडकर गांधी के साथ बैठे।
आम्बेडकर जनमत संग्रह चाहते थे। गांधी को ऐतराज नहीं था, लेकिन हिंदुओं के ही दो वर्गों के बीच इस प्रकार के अविश्वास और असहयोग से बेहद व्यथित थे वो। एक तो 3 दिन से ज्यादा समय से चल रहा बिना अन्न जल का शरीर, 65 साल की उम्र और राजनीतिक तनाव ने गांधी को बेहद अस्वस्थ बना दिया था। गांधी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो आम्बेडकर से पूरी बातचीत भी नहीं कर पाए। आखिरकार 24 सितंबर की शाम 5 बजे ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ। भले ही बाद में भी आम्बेडकर गांधी के प्रति कटुता से भरे हुए रहे हों, लेकिन तब उन्होंने गांधी और पूना पैक्ट को लेकर जो कुछ कहा था उसे आप जान लीजिए। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ दिनों पहले तक जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुविधा में था वो मैं था। मेरे सामने एक विकट परिस्थिति थी जिसमें 2 कठिन विकल्पों में से मुझे एक का चुनाव करना था। एक तरफ हिंदुस्तान के सबसे महान व्यक्ति की जान बचानी थी, तो दूसरी ओर मुझे अपने समाज के लोगों के हितों की हिफाजत भी करनी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि एक दूसरे के सहयोग से हम उस समाधान तक पहुंचे जिससे महात्मा गांधी की जान बचाई जा सके और दूसरी ओर भविष्य के लिए वंचित वर्गों के हितों की रक्षा भी हो सके। मैं मानता हूं कि इन सभी बातचीत और सुलह समझौते का एक बड़ा श्रेय स्वयं महात्मा गांधी को जाता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत आश्चर्यचकित था जब मैं गांधी से मिला और पाया कि इनमें और मुझ में कितनी समानताएं हैं। आम्बेडकर गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गांधी के लगातार मजबूत होते प्रगतिशील विचारों के कायल भी होते चले गए। गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ उन्हीं शादियों में शामिल होंगे जिनमें लड़के और लड़की अलग अलग जाति के हों। 1950 में जब आम्बेडकर ने शारदा कबीर से शादी की तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में वो खरीदारी के लिए गए थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई तो आम्बेडकर का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। अलबत्ता 31 जनवरी की सुबह वो गांधी का शव देखने के लिए गए थे। यहाँ तक कि गांधी की अंतिम यात्रा में भी आम्बेडकर गए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि बीच में ही लौट आए। बाद में अपनी भावी पत्नी शारदा कबीर को उन्होंने खत लिखा कि तुम जानती हो कि मैं गांधी से कतई प्रभावित नहीं था और मेरे आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी उनकी हत्या की खबर से मैं बहुत दुखी हूँ। ये दुख गांधी की हत्या से उपजा था या आम्बेडकर के दिल का कोई कोना ये मानने लगा था कि गांधी के अलावा कांग्रेस में और कौन था जो दलितों की बेहतरी के लिए काम करता? इसका स्पष्ट उत्तर कभी नहीं मिला। आम्बेडकर की प्रतिभा के गांधी हमेशा कायल रहे। जब आजादी के वक्त अंतरिम सरकार बन रही थी तो मंत्रियों की सूची लेकर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल गांधी के पास पहुंचे। गांधी ने सूची में आम्बेडकर का नाम नहीं देखा तो नेहरू पटेल से पूछ लिया। सरकार के दोनों सरदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जवाब दिया कि दलितों की तरफ से जगजीवन राम का नाम तो है ही। तब गांधी ने जोर दिया कि कोई भी नाम हो लेकिन आम्बेडकर को भी रखो। तो गांधी के कहने पर ही आम्बेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। अब आम्बेडकर एक इतिहास रचने जा रहे थे जिसका प्रभाव माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा होने वाला था, जिसकी बुनियाद में महात्मा गांधी की आम्बेडकर को लेकर पैनी दृष्टि थी और उनकी क्षमता को लेकर मजबूत विश्वास। इस बात को डॉक्टर आम्बेडकर गांधी की मृत्यु के बाद बेहद संजीदगी से समझने लगे थे। 6 सितंबर 1954 को आम्बेडकर ने नमक पर टैक्स लगाकर उससे मिलने वाली रकम दलित उत्थान पर खर्च करने की सलाह दी थी। उस टैक्स का नाम वो गांधी निधि रखना चाहते थे। आम्बेडकर ने कहा कि मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है। आप जानते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए, गांधी जी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, इसलिए वो स्वर्ग से भी आशीर्वाद देंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महान देश ऐसे महान नेताओं के जज्बे से ही बनता है। ये था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हमारा ये खास वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।